डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉना मूर है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट मिनीसोटा का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक बिजनेसमैन हूँ। यहाँ पर मेरे 3 रेस्टोरेंट हैं। 3 मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी मैंने खरीद रखी हैं और अब मैं बस एक एक करके कुछ घंटे के लिए इन रेस्टोरेंट में बैठने का ही काम करता हूँ। 50 लोग यहाँ पर काम करते हैं और मैं उनकी निगरानी का काम करता हूँ। कभी जब पहले मैकडॉनल्ड को मैंने अपनी बीवी के साथ शुरू किया था, जिसका नाम है मरी, मैं उसके साथ मिलकर ये काम कर रहा था और हम अकेले ही उस रेस्टोरेंट को चलाया करते थे। मुश्किलों का सामना भी किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने कुछ लोगों को काम पर रखा और वो रेस्टोरेंट अच्छे से चलने लगा। जिसके बाद हमने 2 और वैसे ही मैकडॉनल्ड के रेस्टोरेंट खरीदे, वो भी शहर के अलग अलग कोनों में। वो भी अच्छे से चलने लगे, जिसके बाद हमारी जिंदगी बदल ही गई। पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, अब वो मेहनत करनी नहीं पड़ती। सारी मेहनत पहले कर ली, अब जिंदगी का लुत्फ उठाने का समय हो गया है। हम समय समय पर घूमने के लिए जाते हैं। मेरी 9 साल की एक बेटी है और 10 साल का एक बेटा भी। हम इकट्ठे ट्रिप पर जाते हैं, कभी देश तो कभी विदेश। मैं काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स कमाता हूँ हर महीने, अच्छा टैक्स भरता हूँ और ज़िंदगी को बिना कष्ट के जीता हूँ। पिछले 1 महीने से मेरी बीवी मुझसे कहे जा रही थी कि हम कहीं घूमने चलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बल्कि गाड़ी को ड्राइव करके जाएंगे। मिनीसोटा में ऐसे कई पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर अच्छे अच्छे होटल्स बने हुए हैं। वहाँ बड़ी लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिलता है और मेरी बीवी को एक ऐसा ही होटल पसंद भी आ गया था जहाँ पर पहले हम कभी नहीं गए थे। लेकिन उसकी जिद थी, हम अपनी गाड़ी से जाएंगे, चारों आराम से गाड़ी में बातें करते हुए जाएंगे। समय काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है, लेकिन फिर भी मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। मैंने अपनी बीवी की बात मान ली थी। वो तीनों रेस्टोरेंट का जितना भी काम था मैंने मैनेजर को समझा दिया था और सुबह 6 बजे ही हम गाड़ी में सामान रखकर निकल पड़े उसी होटल की तरफ। मैंने पहले से बुकिंग करवा रखी थी, लेकिन जो गाड़ी को ड्राइव करना था वो लगभग 16 से 17 घंटे तक करना था और सफ़र कैसा होने वाला है वो भी मुझे पता नहीं था। रास्ते बिल्कुल साफ मिलेंगे या भीड़ मिलेगी, या पहाड़ी इलाके में टूटे फूटे रास्ते तो नहीं मिलेंगे। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन मरी कहे जा रही थी कि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा, चलो वहाँ चलते हैं, देखेंगे कैसे रास्ते मिलते हैं। जहाँ से भी कोई टूटा हुआ रास्ता मिला हम और रास्तों से उस जगह पहुँच ही जाएंगे। मैंने मरी को कहा था वो जंगली इलाके हैं, पहाड़ी जंगली इलाके, जहाँ दूर दूर तक कोई भी गैस स्टेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए गाड़ी में पेट्रोल फुल कर लिया था और हम सुबह सुबह निकले। शुरू में हमने 4 घंटे की ड्राइव करने के बाद एक छोटे से रेस्टोरेंट में रुकने के बारे में सोचा था। लगभग 1 घंटे हमने वहाँ पर कुछ पिज़्ज़ा बर्गर खाए, बैठकर बातें की। उसके बाद हम आगे की ड्राइव के लिए निकल पड़े। उस रेस्टोरेंट के एक वेटर ने हमें कहा था, आगे रास्ता काफ़ी ज़्यादा खाली आने वाला है, आप ऐसा कीजिए खाने के लिए कुछ चीज़ें ले लीजिए और जो हाईवे है ना उसी पर रहिए, किसी और रास्ते पर मत जाइए। यहाँ आपको कई रास्ते मिलेंगे, कुछ खतरनाक और कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक। उसकी बात पर मरी काफ़ी ज़्यादा हंसी थी कि वो वेटर किस तरह से बात कर रहा था। रास्ते या तो खतरनाक होंगे या बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। उसने ये तो कहा ही नहीं कि आसान रास्ता होगा। मैं थोड़ा सा घबराया हुआ। कोई भी आपको बिना वजह डराता नहीं, कोई कारण तो होगा। हम उसके बाद काफ़ी लंबी ड्राइव करने वाले थे। बीच बीच में मैं रुकता भी। जब कोई छोटी सी पहाड़ी आती, बच्चे कहने लगते हमें बाहर वो पहाड़ियाँ देखनी है। इस तरह से 1-2 घंटे वो बर्बाद कर देते। ये शाम का वक्त हो गया था और मैं उन्हें कह रहा था पहाड़ी रास्तों पर रात के वक्त ड्राइव नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें ये पता नहीं था
बारिश अचानक उस रास्ते पर पड़नी शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो पहाड़ी रास्ते पर बारिश पड़ने लगी, हम एक ऐसे चौराहे पर पहुंचे जहां पर कोई बोर्ड नहीं था। हमने मोबाइल पर लोकेशन चेक करने की कोशिश की, लेकिन मैप्स सही से काम नहीं कर रहे थे। एक तरफ छोटा सा बोर्ड जिस पर पढ़ा नहीं जा रहा, और मेरी बीवी ने उसे देखकर कहा था, यह बोर्ड आगे की तरफ इशारा करता है ना। सड़क भले ही थोड़ी छोटी लग रही है, लेकिन हमें वहीं से जाना चाहिए। देखो, हम पहले से इस सड़क को ध्यान से देख चुके हैं ना वो मैप्स में, तो हमें इस तरफ से जाना चाहिए। आखिर बीवी से जिद कैसे जीती जा सकती है। मैंने अपनी बीवी से झगड़ा नहीं किया, उसकी चुपचाप बात मान ली। हम उस रास्ते पर गाड़ी आगे बढ़ाने लगे थे। बारिश धीरे धीरे काफी ज्यादा तेज होती जा रही थी। वहां पेड़ों के बीच जब बारिश पड़ती है ना, ऐसा माहौल बन जाता है जैसे आपको सामने से लाइट्स दिखने लगती हैं। आपकी गाड़ी की लाइट्स रिफ्लेक्ट करती हैं और हर तरफ से रोशनी बार बार आपकी तरफ आने लगती है। आप समझ नहीं पाते बोर्ड किस तरफ है और खाली रास्ता किस तरफ। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अचानक बारिश काफी ज्यादा तेज होने लगी। हम एक पहाड़ी के घुमावदार रास्ते पर थे। तभी ऊपर से भूस्खलन के कारण जैसे दो बड़े बड़े पत्थर हमारी गाड़ी के आगे से निकलकर जैसे पहाड़ी से नीचे गिरे थे। ये बात ने मुझे काफी ज्यादा डरा दिया था। मरी भी बहुत ज्यादा डर गई थी, बच्चे भी डर चुके थे। तो मैं मरी को कहने लगा, देखो अब तो बारिश काफी तेज हो गई है। मैं कहे जा रहा था रास्ते में मस्ती कम करो, हमें लंबा सफर तय करना है। गाड़ी मुझे चलानी है और मैं थक भी सकता हूँ, इसीलिए हम टैक्सी कर लेते ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन मरी कह रही थी, टैक्सी में वो मजा नहीं आता। हम अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, कोई भी अनजान इंसान हमारे साथ नहीं है। अब कोई टैक्सी ड्राइवर टैक्सी कर लेते तो वो भी हमारे साथ होता, हमारी बातें सुन रहा होता। इस तरह हम गाड़ी धीरे धीरे चलाकर वहां तक पहुंच ही जाएंगे। मैं अपनी बीवी को कैसे समझा पाता। उसके बाद धीरे धीरे बारिश बढ़ती जा रही थी और बारिश के कारण वो जो सड़क थी ना, बहुत ज़्यादा गीली थी। कई बार जब चढ़ाई आती टायर स्लिप करने लगते। मैं काफ़ी रफ्तार से गाड़ी को चलाता, लेकिन उसमें खतरा भी तो ज़्यादा था। मैं अपनी बीवी को कह रहा था, यहाँ कहीं रुकने का मौका मिला ना तो रुकेंगे, जब तक बारिश खत्म नहीं हो जाती। अब आगे बढ़ना खतरनाक साबित हो सकता है। मेरी बीवी मान चुकी थी, लेकिन कोई रुकने की जगह तो मिलती। अगर आप ऐसे पहाड़ी इलाके में चले जाएं जहां दूर दूर तक घने जंगल के सिवा कोई नजर ना आए, तो रुकेंगे कहाँ। घने जंगल के बीच में रुकना उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए मैं गाड़ी को धीमा जरूर चला रहा था, लेकिन रोक नहीं रहा था। सड़क धीरे धीरे संकरी सी हो रही थी। आगे से आती हुई कोई गाड़ी नजर नहीं आई, पीछे से जाती हुई कोई गाड़ी नजर नहीं आई। हम 40 से 50 किलोमीटर आगे निकल आए थे, तब से कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे डर लग रहा था कहीं हम किसी गलत सड़क के किसी मोड़ से निकल कर तो नहीं आ गए। लेकिन मेरी बीवी, भले ही मोबाइल में रेंज नहीं आ रही थी, वो मैप अपडेट नहीं हो रहा था, बार बार मुझे वो सड़कें दिखाकर कह रही थी, वहां से हम निकले थे, देखो ये भी उसी जगह पर जाता है रास्ता, हम कहीं भटकने वाले नहीं। अगर जंगल में ऐसे रास्ते बनाए गए हैं तो कहीं ना कहीं तो निकलते होंगे ना, आगे हम हाईवे से जुड़ जाएंगे, काम हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान। वैसे भी खाली सड़क मिली है ना, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिली है और सड़कें भी अच्छी हैं। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ किसी जगह हमें खड्डा मिला हो। मेरी बीवी की बात भी सही थी, लेकिन वो संकरी हो रही सड़क, दोनों तरफ से जो घास थी वो सड़क के जैसे बीच तक आई हुई थी। वहां बिल्कुल बीच में गाड़ी चलाने का रास्ता था। इतनी छोटी सड़क, ये कोई हाईवे से जुड़ा हुआ रास्ता नहीं लग रहा, जंगल के अंदर जाने वाला कोई रास्ता लग रहा है। और मैं अब आगे गाड़ी चलाना नहीं चाहता था, लेकिन मुश्किल ये थी वहां से यू टर्न लेना भी बहुत ज़्यादा कठिन था, और यू टर्न लेकर भी हम सही जगह जाएंगे इसका भी पता नहीं था। लंबा सफ़र तय करते करते जंगल के बिल्कुल बीच में बहुत तेज़ बारिश, कई जगह गिरे हुए पेड़ आंधी के कारण शायद उखड़ गए होंगे और पत्थर भी पड़े हुए। मैं थोड़ा थोड़ा डर रहा था। मुझे ड्राइव करने से अब डर लगने लगा था, जबकि बच्चे तो सो चुके थे। मरी आगे आंखें गड़ाए हुए देखे जा रही, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। वहां ऐसे जंगली इलाके के बीच हमें एक चमकती हुई रोशनी नजर आई। ऐसा लग रहा था कोई होटल हो। जैसे ही दूर से वो रोशनी नजर आई थी ना, मरी कहने लगी थी, वो देखो सड़क के किनारे लाइट्स लगी हुई हैं, शायद वहां कोई ना कोई रेस्टोरेंट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना, वहीं पर रुकते हैं। बारिश तेज है, ऐसा करते हैं आज हम वहीं रुक जाते हैं, कुछ खाने को मिल जाए तो वो भी सही होगा। मरी की बात सही थी और मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता था।
जैसे ही हम उस जगह के करीब जाते गए, ये एक मैकडॉनल्ड का रेस्टोरेंट था, जिसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं भी एक ऐसा ही रेस्टोरेंट चलाया करता था और मुझे पता है इसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता। और ये तो आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन दूर दूर तक और कोई घर, होटल कुछ नहीं था। ये रेस्टोरेंट जिसमें बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई थी, देखने में ऐसा लग रहा यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होगी। 5-6 गाड़ियाँ आगे लगी हुई, तो मैंने भी पार्किंग में गाड़ी लगा दी। बारिश काफ़ी तेज़ थी, लेकिन ऊपर कवर के लिए बड़ी बड़ी छतरियाँ लगाई गई थी, जिनके नीचे से निकलते हुए हम जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचे, मैंने भी अपनी बेटी को अपने कंधे पर उठाया हुआ था, जबकि मेरी बीवी ने भी हमारे बेटे को अपने कंधे पर उठाकर इसी तरह से हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। वहां जाकर देखा कई टेबल लगे हुए थे, कई लोग बैठे हुए थे। अब हम बारिश से बच चुके थे। बाहर आंधी काफी तेज चल रही, लेकिन हम सुरक्षित थे। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ समय हम इंतजार कर सकते हैं। और वैसे भी बाहर लगा बोर्ड ये बता रहा था ये 24/7 रेस्टोरेंट है, यानी ये दिन रात ओपन ही रहेगा। इस चीज की खुशी थी। और मेरी बीवी मरी ने कह दिया था, ऐसा करेंगे 3-4 घंटे यहीं पर बिता लेंगे, पूरी रात यहीं पर गुजार देंगे ना। जैसे ही सुबह की वो पहली किरणें सड़क पर पड़ना शुरू हो जाएंगी, आंधी भी बंद हो जाएगी, बारिश भी बंद हो जाएगी, हम आगे बढ़ने लगेंगे। मैंने भी हामी जताते हुए अपना सर हिला दिया था। फिर सामने हम एक टेबल पर बैठ गए। कपड़े थोड़े से भीग गए थे, उसे साफ करते हुए हम आपस में बातें करते जा रहे थे। कुछ समय इसी तरह बैठने के बाद मरी कहने लगी, अब मुझे भी कुछ भूख लगी है, बच्चे तो सो चुके हैं, अब इन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कीजिए, आप कुछ ऑर्डर करके आइए। आप भी रेस्टोरेंट अब चलाते हैं ना, आपको पता होगा नई कौन सी चीज़ें आई हुई हैं। बच्चे बर्गर खाना पसंद करेंगे और मुझे भी फ्राइज़ और बर्गर्स अगर आप ला दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने हामी भरी और आगे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं रिसेप्शन पर गया, सामने लगा वो बोर्ड। वैसे पूरे देश में जो मैकडॉनल्ड्स की जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं, वहाँ मेन्यू बिल्कुल सेम ही रहता है, सेम चीज़ें हर जगह मिलती हैं। यहाँ पर जो मेन्यू था ना, वो बिल्कुल अलग। बर्गर की वैरायटीज़ अलग थी, बाकी चीज़ों की वैरायटी अलग थी, नाम अलग अलग दिए गए थे। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए सामने खड़ी उस लड़की से पूछा था, ये मैकडॉनल्ड असली है या डुप्लीकेट है? बाहर तो बोर्ड मैकडी का लगाया हुआ है, लेकिन ये जो मेन्यू है ये काफ़ी अजीब लगता है। तब उस लड़की ने कहा, सर यही है, पूरे देश में यही चलता है ना, हाँ आपने कहाँ पर देखा? आप शायद गलती कर रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे 3 मैकडी के रेस्टोरेंट हैं, मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? हर रोज़ मैं ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में बैठता हूँ। तब उस लड़की ने कहा, तब तो आपको ये याद हो जाने चाहिए थे, अब यहाँ पर तो यही मिलेंगे। आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे सर? पीछे भीड़ लगी है लाइन में, आप आगे लगे हैं तो जल्दी कीजिए। मैंने पीछे देखा था, 3-4 लोग मेरे पीछे और आकर लग चुके थे, जो शायद पहले टेबल पर बैठे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे। जैसे ही मैं ऑर्डर करने के लिए गया, वो मेरे पीछे लग चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी में जो जो मुझे नज़र आ रहा था वो ऑर्डर कर दिया। दूसरी तरफ मरी ने भी मेरी बेटी और मेरे बेटे को उठा दिया था और तीनों बातें कर रहे, खिड़खिड़ा कर हंसे जा रहे थे। जैसे ही मैं उनके करीब आकर बैठा, मरी कहने लगी, आपने ऑर्डर कर दिया, कितने समय में बनकर तैयार होगा? मैंने कहा, वो उसने बताया तो नहीं, लेकिन 5-10 मिनट लगते हैं, जल्दी ही वो बना कर दे देंगे। अभी हम टेबल पर बैठकर इंतज़ार ही कर रहे थे, आगे से एक आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था बाहर जैसे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हो। ब्रेक लगने की आवाज़ भी आई थी और टक्कर की वो भारी आवाज़ सबको हिला दिया था। कुछ लोग बाहर निकल कर देख रहे थे। मैं भी कांच के पास आकर बाहर की तरफ देखने लगा। एक गाड़ी एक सामने वाले खंभे से टकरा गई थी और पूरी तरह से जैसे मुड़ गई थी। कुछ लोग भागकर बाहर की तरफ गए। टक्कर काफ़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को ड्राइव करने वाला आदमी, उसे उस गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया था। उसे गाड़ी से बाहर निकालकर सीधा इस रेस्टोरेंट में लाया जा रहा था। मैं उन्हें कह रहा, जल्दी से पुलिस को कॉल करो, इमरजेंसी कॉल करो, यहाँ एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी चाहिए होगी। सबके फ़ोन में रेंज नहीं आ रही, हर कोई अपने फ़ोन को निकाल कर कह रहा, यहाँ रेंज ही नहीं आ रही। मैंने भी अपना मोबाइल निकाला था, मेरी बीवी ने भी। सच में मोबाइल में रेंज नहीं आ रही थी। हम इमरजेंसी नंबर भी लगा नहीं सकते थे। सारे के सारे लोग हैरान, और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी, आंधी भी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसके बाद उस आदमी को रेस्टोरेंट के अंदर लाया गया, टेबल पर लिटाया गया।
उसके चेहरे पर कुछ पानी मारा गया, तब जाकर उसे होश आया था। किस्मत देखिए उसकी, चेहरे पर चोट नहीं लगी थी, शरीर पर चोट नहीं लगी थी, शरीर से जैसे जरा भी खून नहीं निकला था। कुछ झटका लगा था, जैसे वो सदमे में था। कुछ समय बाद जैसे उसे हिलाया गया, फिर एक कुर्सी पर बिठाया और वो सही से बातें करने लगा। मैं भी पास में खड़ा होकर उससे बातें कर रहा था, पूछ रहा था गलती कैसे हो गई। उसने कहा कि आंधी काफी तेज चल रही थी, एक पेड़ सामने आ गया। उसने पेड़ से बचने के लिए गाड़ी को दूसरी तरफ घुमाया और अचानक खंबा सामने दिखने लगा जो पहले नजर नहीं आ रहा था। खंबे से सीधा उसकी गाड़ी टकराई थी, लेकिन उसकी जान बच गई। सभी खुश थे। गाड़ी थोड़ी टूट गई थी, लेकिन फिर भी वहां पर एक टो वैन खड़ी थी। एक टो वैन का ड्राइवर जो कि करीब से ही गुजर रहा था, वो भी इस रेस्टोरेंट में आया हुआ था और उसने कह दिया कोई बात नहीं, आज रात यहीं पर रुक जाइए, कल सुबह के वक्त निकलेंगे, मैं आपकी गाड़ी को टो कर दूंगा और आगे वाले शहर में हम चले जाएंगे। दोनों मान चुके थे, सौदा दोनों का हो चुका था, इसीलिए परेशानी की कोई वजह ही नहीं थी। सब लोग अपने अपने टेबल पर बैठ गए और अपने अपने ऑर्डर का इंतजार करने लगे। वो लड़की भी पीछे जा चुकी थी, जैसे बर्गर वगैरह बनाने के लिए, और दो और लोग थे बार बार आगे आते देखने के लिए कोई ऑर्डर तो नहीं कर रहा। लेकिन अब कोई भी ऑर्डर नहीं कर रहा था। जब तक कोई नई गाड़ी नहीं आती शायद कोई ऑर्डर ना करता। इतनी बारिश में लग तो नहीं रहा यहाँ कोई आने वाला है। 2-4 मिनट बाद ही जैसे आगे से घंटी की आवाज आई थी, यानी मेरा ऑर्डर तैयार था। ऊपर नंबर भी फ्लैश कर रहा। जैसे ही मैं रिसेप्शन काउंटर पर गया, वहां मेरा ऑर्डर तैयार था। मैंने सामने से अपनी वो ट्रे को उठाया। मेरे बर्गर को एक बड़े से पेपर में लपेटा गया था, बाकी चीजों को भी बॉक्स में डाला गया था और एक तरफ कोल्ड ड्रिंक्स रखी थी। मैं वो सामान लेकर जैसे ही अपने टेबल पर पहुंचा, बच्चे बहुत ज्यादा भूखे थे, वो तो जल्दी से बर्गर को अनरैप करने लगे। मेरी बेटी ने सबसे पहले उस बर्गर को अनरैप किया था। खोलते ही वो कहने लगी थी, ये ब्रेड तो अजीब सी लगती है, थोड़ी काली काली भी हो चुकी है। मैंने कहा दिखाना जरा। मैंने वो बर्गर की ब्रेड को देखा, सच में वो काली हो चुकी थी, फंगस आई हुई थी, जैसे बहुत पुरानी ब्रेड का वो इस्तेमाल कर रहे हों। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। फिर मैंने भी अपने वाले बर्गर को अनरैप किया, बाकी बीवी वाले बर्गर को अनरैप किया। फ्राइज देखे, सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब थी। इसे देखते ही मैं खड़ा हो गया और वो ट्रे को लेकर दोबारा आगे वाले काउंटर पर गया और कहने लगा, ये क्या, सारा सामान तो खराब पड़ा है, देखो ज़रा, यहाँ फंगस आई हुई है, ये खाने लायक तो है ही नहीं। आप पुराना सामान इस तरह से कस्टमर्स को पकड़ाते जाओगे तो काम कहाँ से चलेगा। मैं कंप्लेंट करूँगा आपके खिलाफ। देखो सामान मुझे चेंज करके दो, और ये क्या खराब सामान, अगर हम बीमार हो जाते तो। मैं वहाँ झगड़ने लगा था। कुछ लोग टेबल से उठकर मेरे करीब आ रहे, कहे जा रहे, हाँ ये तो खराब है, कितनी बदबू आ रही है, आप ये सामान दे रहे हो। अब वहाँ काम करने वाले वो जितने भी लोग थे उनसे झगड़ा होने लगा था, लेकिन वो बिल्कुल नजरें झुकाए हुए सब कुछ सुने जा रहे थे। अब उनकी गलती थी, लेकिन ये कोई साधारण छोटी मोटी गलती नहीं थी। जब उन्हें पता है ब्रेड खराब हो चुकी है, क्यों लोगों के सामने उसे रखा जा रहा है, तब उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा, आपका ऑर्डर सर बिल्कुल फ्री सर्व किया जाएगा, आप कुछ समय दीजिए। इसके बाद मैं टेबल पर जाकर बैठ गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, मेरी बीवी भी गुस्से में थी। ये कैसा जंगल के बीच में बना हुआ ये रेस्टोरेंट है, कैसी फ्रेंचाइजी है, यहाँ तो सब कुछ खराब दिए जा रहे हैं, पागल हैं ये, इस तरह से इनका नाम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। कुछ समय इंतज़ार हम करते रहे, जब तक बाकियों के ऑर्डर तैयार हो गए थे। 3-4 ट्रेस एक साथ आगे रखी गई थी सभी टेबल पर। जैसे ही वो लोग उन ट्रेस को लेकर गए, वो बर्गर को अनरैप किया गया। सारे की सारी ब्रेड पूरी तरह से खराब थी। वहाँ बहुत ज़्यादा बहसबाजी होने लगी थी। सब लोग वहाँ काउंटर पर जाकर उन्हें गालियाँ दे रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। मैं भी पीछे से कहे जा रहा था इनकी गलती है। लेकिन एक ऐसा ही बाइक पर आया हुआ मोटा आदमी जिसकी ब्रेड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसने वो ब्रेड आगे काउंटर पर मारी और एक लड़का जो कि सर्व कर रहा था उसने उसे गर्दन से पकड़ लिया। मैं थोड़ा घबरा गया। मैं ऐसे किसी इंसान का साथ थोड़े ना दे सकता था जो इस तरह से हिंसा करता हो। हम कुछ गालियां दे सकते हैं, बुरा भला बोल सकते हैं, लेकिन हाथ नहीं उठा सकते, ऐसे तो ये जुर्म होगा ना। वो मोटा आदमी बड़ा ही गुस्सैल था। सभी उससे काफ़ी दूर हो गए, उसे शांत करवाना चाहते थे, लेकिन उसने जैसे लंबी सी लोहे की रॉड जो अपनी टांग से बांध रखी थी वो निकाली और सामने काउंटर पर उस लड़के के सर पर मारी, जिससे उसके सर से खून बहने लगा था।
सभी घबराकर दूर दूर हो गए थे। मैं अपने परिवार के साथ पीछे की तरफ हो गया था। अब तो झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया है। माना उनकी गलती है, लेकिन इस तरह से वार भी नहीं करना चाहिए था। उसने एक बार और उसके कंधे पर वार किया, जैसे कंधे की हड्डी को भी तोड़ दिया। फिर जाकर उसका गुस्सा शांत हुआ और वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हो गया, बारिश में ही एक छतरी सी उसके नीचे। वो गुस्से में बार बार जमीन पर मुक्के मारे जा रहा था, पास खड़ी गाड़ियों को धक्के दिए जा रहा था, जैसे वो गुस्से को कंट्रोल कर ही ना पा रहा हो। और अंदर एक लड़का जिसके सर से खून बह रहा था, उसके सर पर जैसे कपड़ा रखा गया खून को रोकने के लिए, लेकिन वो बार बार बेहोश हुए जा रहा था। कंधे पर भी चोट लगी थी, उसे भी अस्पताल ले जाना चाहिए था, लेकिन बाहर बारिश इतनी तेज और आंधी इतनी तेज थी, वो बड़ी बड़ी छतरियां उड़ने को पूरी तरह से तैयार थी। पेड़ भी उखड़ने लगे थे और ऐसी हालत में बाहर जाया नहीं जा सकता था। उस लड़के को एक टेबल पर बिठाया गया और लोग बार बार वो मोटे आदमी को कहे जा रहे थे कि तुम अंदर मत आना, लेकिन उससे अपना गुस्सा शांत बिल्कुल नहीं हो रहा था। इस तरह से हालात थे वहां। 2 जख्मी लोग, एक को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, वो गाड़ी में जिसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये लड़का, इसके सर से तो बहुत ज्यादा खून बह रहा था। जमीन पर खून के बहुत सारे छींटे थे। मैंने अपनी बेटी और अपने बेटे को कहा कि उस तरफ बैठो और चेहरा उस तरफ कर लो, बाहर की तरफ, अंदर मत देखना, किसी को चोट लगी है तुम मत देखना, थोड़ा घबरा जाओगे। मेरी बीवी भी मेरी तरफ देख रही थी कि हम कैसी जगह पर आ गए हैं, यहाँ चल क्या रहा है। मैंने भी उसे कहा कोई बात नहीं, देखो हम बस एक तरफ बैठे रहेंगे, किसी से कोई बहस नहीं करेंगे, हमारे पास जो चीज़ है खाने वाली हम उसे खाएंगे और चुपचाप सुबह होने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकल लेंगे। मुझे ये जगह सही नहीं लगती। 15 से 20 मिनट बाद हालात कुछ शांत हुए थे। लोग वहीं टेबल पर बैठ गए थे। वो जितने भी लड़के यहाँ काम करने वाले या लड़कियां, वो पीछे वाले काउंटर से स्टोर रूम में चले गए थे। आगे आना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई चोट लगे, क्योंकि शायद उनके पास सारा खराब ही खाना था। लेकिन बेवकूफ़ हैं, लोगों को क्यों दे रहे हैं, क्यों उकसा रहे हैं। मैं भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता था। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसी टेबल पर बैठा हुआ, बाहर कांच से मेरे बच्चे भी देखे जा रहे। वो मोटा आदमी बार बार जमीन पर मुक्के मार रहा और रो रहा। शायद उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, वो खुद को संभाल नहीं पाया। आगे वाला जो दरवाजा था ना, वो बंद था, लेकिन अचानक शोर मचा। मेरे बच्चे उस तरफ देख रहे, इशारा करने लगे। मैंने भी बाहर की तरफ देखा। एक बड़ा तेंदुआ जैसे पीछे वाले पेड़ों से निकल कर आया था और गाड़ियों के पास घूम रहा। लोग इशारा करके उस मोटे आदमी को कह रहे थे तेंदुआ। उस तेंदुए का आकार बहुत ज्यादा बड़ा था, ऐसे गाड़ियों के बीच से निकल कर आ रहा। उसे लोग बताने की कोशिश कर रहे, उसे सुना ही नहीं। बारिश की वो आवाज बहुत ज्यादा तेज थी। अचानक उस तेंदुए ने उस मोटे आदमी पर वार कर दिया। वो मोटा आदमी था, लड़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन एक तेंदुए का जबड़ा, जब उसने अपने जबड़े से उस मोटे आदमी की गर्दन पकड़ ली ना, उसे सांस लिया नहीं जा रही थी। अंदर से निकलकर कुछ लोगों ने पत्थर वगैरह फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन तेंदुए से सब डरते थे। अचानक उसने अंदर की तरफ हमला करने की कोशिश की तो दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दोबारा उसने उस मोटे आदमी की गर्दन को पकड़ लिया। इतनी जोर से जकड़ा था, धीरे धीरे उसका दम हमारी आंखों के सामने घुटा था। मैंने अपने बच्चों की आंखें बंद कर ली थी। ये कैसी जगह है, बड़ी खतरनाक जगह है, यहाँ से तो निकलना ही सही है। यहाँ तो तेंदुआ भी आता है। ये जंगल के बीच में बनाई गई जगह जहाँ पर सुरक्षा तक नहीं है। सब लोगों का यही कहना था और मैं भी उसी भीड़ के साथ था। गलती से हम यहाँ आ गए, जैसे बाकी आए। अब जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वो तेंदुआ उस मोटे आदमी को खींचता हुआ जंगल के अंदर ले गया था। वो इतना मोटा था, लेकिन वो तेंदुआ कितना ताकतवर होगा आप सोच सकते हैं। 100 किलो के आदमी को घसीटता हुआ जंगल के अंदर की तरफ ले गया था वो। हम घबराए हुए बिल्कुल शांति में बैठे थे। कोई भी बात नहीं कर रहा। हर कोई एक दूसरे से खुसर फुसर हल्की हल्की आवाज में बोल रहा था। अचानक मेरी बेटी ने हंसना शुरू कर दिया। मेरी बेटी की वो हंसी सुनकर हम हैरान से हो गए। मैंने अपनी बेटी को बार बार समझाया, तुम हंस क्यों रही हो, पागल तो नहीं हो गई, बेवजह हंस रही हो। लेकिन मेरी बेटी बालों को आगे किए हुए, अपनी आंखें नीचे किए हुए बेवजह हंसे जा रही थी। मेरी बीवी ने तब मुझे कहा, कुछ करो, आपकी तरफ बैठी है ना। मैंने अपनी बेटी को हिलाया, उसके बालों को पीछे की तरफ किया। जैसे ही मेरी नज़र उसकी आंखों की तरफ गई,
उसने अपनी जो आंखों की पुतलियां थी ना ऊपर की तरफ चढ़ाई हुई हंस रही थी, जिसे देखकर मैं घबरा सा गया। मैंने उसकी गाल पर एक चमाट लगाई थी और कहा, क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई? लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। फिर वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगी। उसकी वो मुस्कुराहट कुछ अलग थी। फिर अपना सर हिलाने लगी थी। मुस्कुराती अपना सर हिलाती। मेरी बीवी घबरा गई। मेरा बेटा जो कि रोने ही लगा था, उसकी बहन ये क्या कर रही है? हम समझ नहीं पा रहे और लोग हमारी तरफ देखकर डरे जा रहे थे। उसके बाद वो छलांग लगाकर टेबल पर खड़ी हो गई। फिर अपनी बाजू ऊपर की तरफ फैलाकर हंसने लगी और कहने लगी, सब मरने वाले हैं, सब मरने वाले हैं। वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। सब मेरी बेटी की तरफ देख रहे और अचानक मेरी बेटी उस टेबल से नीचे गिरी, जैसे वो बेहोश हो गई हो। जब वो नीचे गिरी थी ना, पास में रखी वो पानी की बोतल, उसके चेहरे पर मैंने पानी मारा था। फिर जब उसे होश आया, वो कठिनाई से ही उठ पा रही थी, जैसे उसमें जान ना हो, बहुत ज़्यादा थकी हुई हो। फिर कह रही, पापा पापा मेरे साथ कुछ हो रहा है, पापा कुछ हो रहा है मेरे साथ। ये कहकर वो बेहोश हो गई। अब उसे दोबारा होश नहीं आ रहा था। मैं उसके चेहरे पर पानी मारता जा रहा था, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। मेरी बीवी ने भी मेरी बेटी को गले से लगा लिया, लेकिन उसे होश आया ही नहीं। इसी तरह से वो टेबल पर लेटी हुई और बाकी लोग हमारी तरफ देखे जा रहे। लोग हमसे डर रहे थे और मैंने उन्हें शांत करवाने की कोशिश की और मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मेरी बेटी के साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ये क्या हुआ है? जब से हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं ना, तब से कुछ ना कुछ अजीब सा हुए जा रहा है। मेरी बीवी कह रही थी, चलो जल्दी यहाँ से चलो, लेकिन बाहर आंधी इतनी तेज आई ना, गाड़ियां तक हिलने लगी थी। पास में लगी हुई वो छतरियां उड़ गईं, कई पेड़ उखड़ गए थे और एक कांच में जैसे उड़ती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा टकराया तो कांच भी टूट गया। वो भारी आवाज हर तरफ गूंजी थी, जिससे सब बिल्कुल सन्न से हो गए। फिर रोने लगे। सब रो रहे थे, जैसे यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो। हालात ऐसे आ गए जैसे कोई बवंडर ही आ गया हो। बाहर कुछ देखा नहीं जा रहा था। गाड़ियां तक हिलने लगी थी, इतनी तेज हवा। मैं अपनी बीवी को समझा रहा, बाहर जाना पागलपन होगा, हम गाड़ी तक शायद ना पहुंच पाए, हमें चोट लग सकती है। लेकिन मेरी बीवी भी रोकर कह रही थी, यहाँ जो हो रहा है वो भी तो खतरनाक है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जब से यहाँ आए हैं कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, ये जगह मनूस लगती है। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। लोग हमारी तरफ देख रहे, लेकिन वो सन्नाटे को चीरा एक आदमी की चीखों ने। वो भीड़ के बिल्कुल पीछे खड़ा चीखना शुरू हो गया। लोग उससे डरने लगे। उसके बाद वो अपने सर पर बार बार हाथ मार रहा था, चीजों को पकड़ पकड़ कर अपने सर पर मारे जा रहा। वहां लगभग 20 से 25 लोगों की भीड़ थी, जो तितर बितर सी हो गई, बिल्कुल किनारों पर जाकर खड़े हो गए थे। वो आदमी अपने चेहरे पर वो चीजों को मारे जा रहा और उसके बाद अपना सर दीवार पर मारने लगा। लोग उससे डरने लगे थे। एक आदमी उसे पकड़ने के लिए आया, जैसे उसके साथ आया होगा ना, उसका नाम लेकर उसे बुला रहा। उसने धक्का देकर उसे पीछे गिरा दिया था और कहने लगा था, सब मरने वाले हो, सब मरने वाले हो। वो मेरे सर के अंदर है, अगर मैंने उसे नहीं मारा वो सबको मार देगा, वो तुम्हें भी मार देगा, वो सबको मार देगा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, वो पुतलियां नहीं, आंखें काली फिर चुकी, जैसे वो कोई शैतान था या उसके अंदर कोई शैतान आ गया हो। अपने सर को दीवार पर मार मार कर वो बेहोश हो गया। सर से खून उसके बह रहा था। यहाँ पर चोटिल लोगों की संख्या जैसे बढ़ रही और इसके हालात भी बड़े अजीब से थे। सर से खून बह रहा, लेकिन कोई भी उसके करीब आता वो उठकर बैठ जाता और कहता, कोई मुझे छुएगा नहीं। फिर से जैसे बेहोश हो जाता। कोई उसके करीब आ नहीं पा रहा था। उसके सर से इतना खून बह रहा, इतना खून बहने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता, लेकिन वो फिर भी इतना खून बहने के बाद किसी के करीब आने पर उठकर बैठकर कहता, तुम सब मरने वाले हो, मुझे छूना मत। इस तरह उसके प्राण उसके शरीर से निकल गए, लेकिन फिर भी किसी में हिम्मत नहीं रही उसके करीब जाने की। जैसे वो लाश पड़ी थी, खून धीरे धीरे सूखने लगा था। मैं अपनी बेटी की तरफ देखकर रोए जा रहा। कैसी जगह है, जैसे कोई मनुष्यत है यहाँ पर। जैसे ही हम ये सोच रहे, मेरी बेटी एकदम से उठी। मेरी बीवी खुश हो गई थी। मेरा बेटा जो रो रहा वो जैसे सहम सा गया।
लेकिन मेरी बेटी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागी। हम उसे पकड़ तक नहीं पाए। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बाहर जाकर उसने अपनी बाजुओं को फैलाया और बाजू फैलाकर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, वो आ चुका है, वो आ चुका है, सबका अंत करने वो आ चुका है, शैतान। ये कहकर वो जंगल की तरफ भागी। मेरी बीवी, मेरा बेटा अंदर ही थे। मैं जैसे ही अपनी बेटी को पकड़ने के लिए गया, वो जंगल के वो अंधेरे कोने में भागी थी। मैं भी उन अंधेरों में थोड़ा आगे गया। वहां जानवर की वो आवाज़ों ने मुझे डरा दिया। मैं तो पीछे की तरफ आया, लेकिन अपनी बीवी का वो मायूस सा चेहरा देख मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ कर सकता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा। आंधी इतनी तेज, वो तूफान मेरे कदमों को उखाड़े जा रहे थे। बार बार मैं जमीन पर लेट जाता क्योंकि वो आंधी इतनी तेज चलती ना, मेरे पैर उखड़ते मैं आगे गिर जाता। इसीलिए जमीन पर लेट गया, लेकिन मेरी बेटी की आवाज नहीं आई। मैं धीरे धीरे वो रेस्टोरेंट के अंदर आया रोते हुए। मेरी बीवी मुझे पकड़कर कह रही, आप उसे लेकर नहीं आए। मैं उसे कह रहा, कैसे लेकर आऊं, वो खुद भागी है। मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ हो क्या रहा है। थोड़ा ही समय बीता था, रो रो कर हमारा बुरा हाल था। हम फोन में रेंज को चेक कर रहे, किसी के फोन में तो रेंज आ रही हो। हम सबसे पूछ रहे थे, सबके फोन में रेंज नहीं थी। जैसे इस तूफान के कारण यहाँ सब कुछ बंद सपड़ गया था। अचानक वो लड़का जिसके सर से खून बह रहा था ना, वो जमीन पर लेटा हुआ, जिसके सर पर वो बड़ा सा डंडा मारा गया था, वो उठकर अजीब सी हरकत करने लगा। छलांग लगाकर छत से चिपक गया था। नीचे की तरफ अपने सर को उल्टा करके हंस रहा, सबकी तरफ देख रहा। और एक बूढ़ी औरत जो सबसे कोने में बैठी थी, छलांग लगाकर वो उसे काटने लगा, कंधे पर काटने लगा था। ऐसे हालात किसी ने नहीं देखे होंगे। कुछ लोगों ने इसे पकड़ने की कोशिश की, वो हर किसी को काटे जा रहा। 4 लोगों ने तब उसे काबू में किया था, लेकिन उसे काबू में करने के बाद पीछे वाले एक दरवाजे के साथ बांधा। वो दरवाजे को तोड़ने पर उतारू था। कुछ मारा गया उसके सर पर, तब बेहोश करके उसे वहां पर जैसे शिथिल सा पड़ा हुआ पाया गया हमारे आंखों के सामने। तब ऐसे ऐसे दृश्य दिखने लगे जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता था। वो लड़का जो हमारे आगे खून निकलने के कारण मारा गया था ना, जिसने अपना सर दीवारों पर मारा था, उठकर खड़ा हो गया था। जैसे शरीर पूरा का पूरा पीला फिर गया हो, लेकिन फिर भी वो खड़ा था। वो भी काटने की कोशिश कर रहा, लोगों को मारने की कोशिश कर रहा। वहां चीख पुकारों की आवाजें थी, लोग भागने की कोशिश कर रहे, बचने की कोशिश कर रहे। अचानक जब उसे काबू करने की कोशिश की जा रही थी ना, एक आदमी ने रिवॉल्वर से उसके सर पर गोली चला दी थी। वहां उसकी लाश दोबारा गिर गई। जैसे वो लाश ही था, उठा, गोली खाकर फिर से मर गया। जमीन पर पड़ी हुई उसकी लाश, और सब उस रिवॉल्वर वाले की तरफ देख रहे। उसने रिवॉल्वर को नीचे करके कहा, और कोई रास्ता था? बताओ, और कोई रास्ता था? सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे। यहाँ हालात ऐसे थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर आगे वाले कांच पर एक आवाज आई, जैसे किसी ने बाहर से पत्थर मारा। हमने देखा बाहर वो मोटा आदमी जिसे तेंदुआ खींच कर ले गया था। उसकी जो गर्दन थी ना, आधी कटी हुई थी, जैसे उसने दांत कड़ाए होंगे, गर्दन को फाड़ा होगा। आधी गर्दन टूटी हुई, कटी हुई, सर एक तरफ लटका हुआ, लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े पत्थर वो कांच पर मारे जा रहा, क्योंकि दरवाजे हमने बंद करके रखे थे। वो इंसान नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुर्दा शरीर पर किसी शैतान ने कब्जा कर लिया हो। चीख पुकारों की वो आवाजें हर तरफ से आए जा रही थी। कुछ लोग जैसे उसे रोकने के लिए, जहां पर वो पत्थर मार रहा था ना, वहां टेबल कुर्सियां लगा दी ताकि वो उस कांच को तोड़ ना पाए। ये फाइबर थी, इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी वो पागलों की तरह कोशिश कर रहा। बाहर आंधी काफी ज्यादा तेज, बारिश बहुत ज्यादा तेज, मोटे मोटे जैसे ओले पड़ने लगे थे। गाड़ियों के ऊपर वो आवाजें बहुत ज्यादा तेज थी। बाहर से भाग कर आती मैंने अपनी बेटी को भी देखा। मेरी बीवी बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन मेरी बेटी की वो काली आंखें और उसके चेहरे पर लगा हुआ वो खून, उसकी एक बाजू टूट चुकी थी, उल्टी तरफ मुड़ी हुई, वो उसे ही हिलाती हुई, उसकी एक टांग मुड़ी हुई, फिर भी वो मुर्दा की तरह चलकर हमारी तरफ आती जा रही थी।
हमारी हालत पतली हो गई। जितने लोग अंदर थे वो चीख पुकार लगा रहे, बाहर से जैसे मुर्दा वापिस आ रहे हों। लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा लग रहा था। बाहर से वो लोग पागलों की तरह वो कांच को तोड़ना चाहते थे और यहाँ अंदर भी कई लोग जमीन पर तड़पने लगे थे। ऐसे तड़प रहे जैसे उनके शरीर में कोई जहर हो, मुंह से झाग निकलने लगी थी। कई लोग ऐसे थे, मैं अपने बेटे को पकड़े हुए, मेरी बीवी भी मेरे गले से लग चुकी। हम अपनी बेटी की तरफ भी देख रहे, क्या क्या उसे बचाया जा सकता है। वो अजीब सी क्यों दिख रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वहां जिनके मुंह से झाग निकल रही, अचानक वो शांत, जैसे मर गए हो या ठीक हो गए हो। फिर छलांग लगाकर उठे और लोगों को काटने लगे। ऐसा लग रहा था मुर्दे जिंदा हो रहे हों और लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हों। जो भी बचना चाहता उनको मारना पड़ता, जो छत से चिपके होते उन्हें भी मारना पड़ता। और वो आदमी जिसके पास रिवॉल्वर थे वो गोलियां चला रहा था। वहां बचने के लिए उसने सबको धमकी दी थी, मेरे करीब जो भी आएगा मैं गोली चला दूंगा, मुझसे सब दूर रहो। एक आदमी जिसके मुंह से झाग निकल रही वो काटने के लिए उसके करीब गया और उसका निशाना बिल्कुल सही था, बिल्कुल सर पर। फिर उसने वो कांच के बाहर वो मोटे आदमी की तरफ देखना शुरू कर दिया। वो धमकी दे रहा, एक तरफ हो जाओ, मैं गोली चला दूंगा, मैं बाहर निकलना चाहता हूं। बाहर आंधी थोड़ी कम हो गई थी, शायद इस जगह से निकलना ही सही होगा, ये उसने सोचा। मैंने भी अपनी बीवी की तरफ देखा था, लेकिन हमारी बेटी जो बाहर कांच में सर मार रही थी, उसके बारे में क्या करना है हमें नहीं पता था। वो रिवॉल्वर वाला आदमी बाहर की तरफ गया था और जैसे जैसे मुंह से झाग निकलने वाले वो लोग उसके करीब जाते वो गोली मारता, हर बार सर में। वो आदमी जिसका सर पहले से कटा हुआ एक तरफ लटका हुआ, वो मोटा आदमी उसके करीब भागने लगा। उसने निशाना लगाया उसके सर पर, लेकिन वो रुक नहीं रहा। सर पर गोली लगने के बावजूद वो रुक नहीं रहा। वो उसके करीब जाकर उसे काट नहीं सकता था, सर तो एक तरफ लटका हुआ था ना, मुंह हिल नहीं रहा। फिर भी उसने छाती पर गोली लगाई। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसे पकड़ा और उसकी बंदूक छीन ली। फिर नाखूनों से उसकी आंखों में उंगलियां गड़ा रहा, छाती में वो चीखें मार रहा। और यहाँ भी हालत ऐसी हो गई थी, सबको लग रहा भागो, यहाँ तो जैसे कोई शैतान ही आ गया हो। जैसे ही सभी भीड़ बनाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे, मैं भी अपनी बेटी को एक बार पकड़ना चाहता था। हम अपनी बेटी को पकड़कर यहाँ से ले जाएंगे तो हम बच सकते हैं ना। मैंने जल्दी से बाहर निकलकर अपनी बेटी को पकड़ा जो मुझे काटना चाहती थी। नाखून छाती पर गड़ाए थे, लेकिन उसकी बाजुएं पकड़कर उसकी टांगें मरोड़ डाली थी। मेरी बीवी ने भी मदद की। उसके बाद गाड़ी की डिक्की में हमने अपनी बेटी को डाल दिया था। अब जल्दी से गाड़ी की एक तरफ मेरी बीवी बैठी थी और मेरा बेटा पीछे। मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा और वहां गोलियां चलने की आवाजें आने लगी थी। गाड़ी एक जल रही हमारी आंखों के सामने, पता नहीं कैसे, जैसे किसी ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी हो वहां। हम गाड़ी वहां से भगा पाते, लेकिन आगे कई लोगों ने जैसे गाड़ियां लगा दी। वह पागल लोग थे, उनकी आंखें बयां कर रही जैसे वो भी शैतान के कब्जे में आ गए हों। ये पूरा इलाका ही जैसे शैतान के कब्जे में आ गया हो। गाड़ियों से निकल रहे वो सारी की सारी भीड़ हमारी गाड़ी को नोचने में लगी हुई, सभी पागल हो गए थे। वहां हमारे गाड़ी के जो शीशे थे ना, उन्हें तोड़ा गया। वो कांच को तोड़कर मेरी बीवी को बाहर खींचा जा रहा, उसकी बाजू पर काटा गया। मैंने गाड़ी एक जगह टक्कर मारकर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे बेटे को बाहर खींच लिया गया था। उसे बाहर खींचकर नोचा जा रहा और मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर उसे बचाना चाहता। वो भीड़ काफी ज्यादा थी, कुछ लोग मर गए, फिर भी 10 से 12 लोगों को मैं संभाल नहीं सकता था। कई लोग वहां भाग भी रहे, बच भी रहे। और एक ऐसे ही आदमी ने जैसे अपनी एक राइफल जो गाड़ी से निकालकर जब शॉटगन चलाई थी ना, वो छर्रों से भीड़ तितर बितर हो रही। मेरा बेटा जमीन पर बेहोश गिरा था, जिस पर कटने के कई निशान, लेकिन उसने उस भीड़ को छलनी कर दिया। वो पागल शैतान के कब्जे में लोग वहां से दूर भागे जा रहे, जैसे छिप गए थे उसी जंगल में। तब उस आदमी ने कहा था, भागो, जल्दी से निकलो यहाँ से, बचना चाहते हो तो इस जगह से दूर हो जाओ, वरना बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। बस इतना ही कहा था उसने। तभी उसके सर पर एक गोली चलाई थी। वो आदमी
जिसके हाथ में रिवॉल्वर थी। आंखें उसकी भी काली हो गई थीं, जैसे मुंह से उसके भी झाग निकल रही। और एक तरफ मैंने अपने बेटे को देखा जिसके मुंह में झाग निकल रही, और मेरी बीवी की हालत भी ऐसी, जमीन पर तड़पने लगी थी। उन्हें देखकर मैं घबरा सा गया था। ये क्या? जबकि पीछे डिक्की से भी आवाजें आ रही मेरी बेटी की, जो कह रही, पापा सबको मरना होगा पापा, पापा डिक्की को खोलो, आप मेरे हाथ से मरना, किसी और के हाथ से नहीं। मैं दोबारा गाड़ी में बैठ गया था। मेरी बेटी ने डिक्की के उस ताले को जैसे तोड़ दिया, अपनी उंगली जैसे काट डाली थी। उसकी एक बाजू उसके धड़ से जुड़ी हुई नहीं थी। जमीन से उठकर मेरी बीवी भी कांच को तोड़ने में लगी हुई, मेरा बेटा भी वहां जमीन पर लौटे जा रहा, मुंह से झाग उसके भी निकल रही। ऐसा लग रहा इस जगह में एक शैतान, जो शायद इस आंधी वाली रात का इंतजार कर रहा, जाग गया हो। वो रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड वाला, मेरे सामने वो बड़ा सा बोर्ड टूट कर गिरा था। हवाएं चलने लगी थी और बारिश बिल्कुल रुक गई थी। ऐसा लग रहा बस जिंदा बचने का एक छोटा सा मौका मिला हो मुझे। मैं रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा। शायद मुझे अपने परिवार को बचाना चाहिए था। मैंने गाड़ी को वहां भगाया और 2 गाड़ियों को टक्कर मारकर सड़क पर गाड़ी पहुंचा दी थी। मैं भगाता जा रहा, वो रेस्टोरेंट धीरे धीरे पीछे रह गया था। मैं अकेला था, टूटी हुई गाड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं बचकर निकल आया। रोते रोते अपने फोन को देख रहा था। मुझे फोन लगाना होगा, इमरजेंसी। वहां एक जगह रेंज आने लगी, बस 1 किलोमीटर ही मैं आगे गया था। जल्दी से मैंने इमरजेंसी फोन लगाया था, 911। जल्दी से मैं बात करना चाहता, और एक लड़की ने मुझसे बड़ी प्यारी सी आवाज में पूछा था, सर क्या इमरजेंसी है? मैंने पूरी बात बताई, क्या क्या हुआ है मेरे साथ। वो पता पूछ रही, मैंने सही पता बताया, किस रास्ते से हम मुड़े थे, हम इस समय कहाँ हैं। 1 मिनट, मैं अभी मैप देखकर बताता हूँ। उसे पूरी बात बताने के बाद वो फोन पर ही थी और मैं जल्दी से मैप देख रहा। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। मेरे साथ वाली सीट पर मेरी बीवी कब बैठी मुझे पता ही नहीं चला। काले रंग की उसकी आंखें थी, हंस रही, मुस्कुरा रही और कह रही थी, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ से बाहर कोई नहीं जाता, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें बताया तो है, आज रात कोई जिंदा नहीं बचेगा।